हेलो, आता हूं। वेल डन दया। सर, रिजल्ट सर। बहुत अच्छा काम किया है तुमने। मैंने नहीं सर, ये तो हम सबका टीम वर्क है। चलो और भी काम है। दया, कॉम्प्लिकेटेड केस आया है, उसको ताकत से नहीं दिल से सोचकर सॉल्व करना पड़ेगा। कैसा कैसा? लाजवंती मेरे कॉलेज की दोस्ती समझ लो, उसकी ये पोती अनिका है। ये बेचारी काफी मुसीबतों से घिरी पड़ी है, यहां तक कि उसके घर वाले भी उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। एक लड़की और इतनी सारी मुसीबतें, पर क्यों सर? बताता हूं। दया, अनिका की मां एक छोटी सी फार्मास्यूटिकल कंपनी की मालकिन थी। अब पता नहीं उस कंपनी में ऐसे क्या है कि वहां के आमिर लोग, नेता लोग, अंडरवर्ल्ड भी उस कंपनी पर नजर रखे हुए हैं। ये तो छोड़ो, अनिका का बाप भी कंपनी हड़प करने के चक्कर में है। तब तो सर हमें इमीडिएटली एक्शन लेना होगा। एक्शन तो लेंगे ही दया, मगर तरीका बदलना पड़ेगा। पहले अनिका की स्टोरी जाननी होगी। तो सर ये अनिका की स्टोरी शुरू कहां से होती है? मेरा मतलब है इस कहानी का पहला सिरा कहां मिलेगा? मनाली। मम्मा, मम्मा उठो ना। पापा फिर से उस आंटी को ले आए हैं। वो पापा के साथ आपके कमरे में। मम्मा प्लीज उठो ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। उनको बाहर निकालो। मम्मा प्लीज ना उठो। 8 साल की नन्ही अनिका ने बेड पर पड़ी अपनी माँ को टटोला, पर आज तो उसकी माँ स्वाति ने आंखें भी नहीं खोली। अनिका ने नर्स को मशीन के बटन दबाते हुए देखा था। वैसे ही आज वो कोशिश कर रही थी कि किसी बटन के दबाने से शायद मम्मी उठ जाएं और उसकी बात सुन लें, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तभी अनिका की नानी रूम में आई। उसे रोता देख अपने पास खींच लिया। बेटा नहीं, बेटा रोते नहीं, इधर आओ। क्यों रो रहा है मेरा बच्चा? रोते नहीं। चलो रूम में चलते हैं, चलो नानी स्टोरी सुनाती है अच्छी वाली। चले, रोते नहीं बेटा, रोते नहीं। नानी ने अपने हाथों से अनिका के कान बंद कर दिए, पर अब अनिका के सब्र का बांध टूट चुका था। नहीं जाना, नहीं जाना वहां, नहीं अनिका नहीं। एक बात कहूं तुमसे, बोलो ना। जब भी मुझसे मिलो ना, ये ड्रेस पहन के आया करोगे, बहुत
बहुत सेक्सी लगती हो ड्रेस में। मगर मुझे ना तुमसे एक शिकायत है। मुझसे शिकायत नहीं? क्या? ये कि तुम मुझे टाइम नहीं देते। वो जल्दी से दौड़कर ऊपर वाले कमरे में पहुंची, पर वहां का नजारा देख उसके होश उड़ गए। तुम गंदी हो। ये मेरी मम्मी का बेड है, निकलो यहाँ से। Are you all right? लड़ा गया यार, डर तो नहीं हो रहा तुमको? हाँ? इधर की लड़की और तेरी 4 गज लंबी जबान, तेरी माँ तो वहाँ अधमरी पड़ी है और तू, आज तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। हाँ, आज मैं तेरी जबान ही काट डालूंगी, समझी? तेरी शामत आई है, शामत, आज तेरी मौत पक्की है। पापा, वो उसकी माँ ने उसको बिगाड़ दिया है, मैं क्या करूँ? वो माँ ने बिगाड़ दिया है ना? तो I'm मैं sorry. नहीं, I'm sorry. मैं इसे I'm sorry. अरे क्या कर रही हो तुम? अच्छे से अरे छोड़। मार डालो। हाँ, मार डालूंगी। मर जाएगी उसकी। चेहरा कुतर दूंगी। मत बनो, होश में आओ। तुम्हें पता है वो लड़की लौट रही है हमारे लिए, वो लड़की लौट रही है हमारे लिए। वो जो कंपनी है उसी के नाम पर है। मनीषा चुप हो गई, पर उसकी चोट का दर्द शांत नहीं हुआ था। I can't believe this. तुम इतने फट्टू निकलोगे मुझे नहीं पता था। मैं तुम जैसे इंसान के साथ शादी नहीं कर सकती जो मेरे लिए स्टैंड भी ना ले सके। ऐसा कहकर मनीषा ने गौतम की मर्दानगी को चैलेंज किया था। गौतम गुस्से से अनिका की ओर बढ़ा। पापा, क्या करे गौतम? छोड़ इसको। क्या करे गौतम? बापू या जल्लाद कोई ऐसे मारते अपनी औलाद को? नहीं बेटा, नहीं रोते। अनिका के पास अपनी बात कहने के लिए कोई नहीं था। उसने अपनी डॉल को गले लगाया, पर अचानक से उसके रूम का दरवाजा खुला और उसने देखा तो पापा बाहर खड़े थे। अनिका को लगा कि पापा उसे मनाकर बाहर ले जाएंगे और आइसक्रीम खिलाएंगे। पापा, तुम्हारी माँ मर चुकी है। तुम्हारी माँ हमेशा के लिए भगवान के पास चली गई है, अब कभी लौट के नहीं आएगी। और मैं तुम्हारा पापा, जो आज आंटी आई थी ना घर पे, उनसे शादी करने वाला हूं। मनीषा नाम है उनका। कल मनीषा और उनकी बेटी हमारे घर पर आएंगे हमारे साथ रहने के लिए, और तुमको उनकी हर बात माननी है। अब तुमको सड़क पे तो फेंक नहीं सकता मैं,
तो जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तुम्हें पालूंगा जरूर। उसके बाद तुम्हारा क्या करना है तो तुम्हारा पति देखेगा। ये पहन लेना। अनिका को समझ ही नहीं आया कि उसके लिए क्या ज्यादा बुरा था, उसकी माँ का मर जाना या उसका जिंदा रहकर अपने पिता और सौतेली माँ के जुल्म सहना। अनिका, मम्मा मेरी मम्मा ने कहा है कि अनिका के कमरे से मुझे जो पसंद आए वो ले लो। और तुम हो कौन? मैं कामिनी हूँ, तुम्हारी सौतेली बहन। ओ नो, बहन नहीं, अगर मेरे फ्रेंड्स ने सुन लिया तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। इसलिए आज से मैं इस घर की छोटी मालकिन हूँ और तुम मेरी नौकरानी। ओके, अब चलो मेरा पहला ऑर्डर मानो। ये बॉक्स खोलो, तुम्हारे लिए सरप्राइज। अनिका, तू ठीक है बेटा? तभी कामिनी ने देखा कि अनिका की नानी इसी तरफ आ रही है और वो जल्दी से भाग गई। अनिका, नानी ने अनिका? दरवाजा खोला तो अनिका एक कोने में बैठी थी और 4 बिच्छू उसे घेरे हुए थे। अनिका, क्या? अनिका, आजा, जा। कुछ नहीं हुआ, नानी आ गई थी ना, कुछ नहीं होने दूंगी। अब बैठ जा बेटा। कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ। ओ, भगा दिया मैंने सब बिच्छू को, है ना? नानी, ये घर अब अच्छा नहीं है, यहाँ पे गंदे लोग रहते हैं। मैं अभी मम्मी के पास चली जाऊँ तो अच्छा रहेगा ना? नहीं, ऐसे नहीं बोलते बेटा, गंदी बात, गंदी बात। तेरे को पता है, तू जब बड़ी होगी ना तो तू इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि ये कामिनी तो क्या, बिच्छू भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मेरा स्ट्रांग बच्चा। देख बेटा, तेरे पापा जो है ना, वो मुझे इस घर में नहीं रहने देंगे, लेकिन जाने से पहले ना तेरी मम्मा तेरे लिए कुछ देके गई है, मैं तेरे को वो देना चाहती हूँ। ये सिर्फ तेरे लिए बेटा। नहीं नानी, आप मुझे छोड़कर मत जाओ। नहीं बेटा, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती। हमारे पास ना ज्यादा टाइम नहीं है बेटा।
बहुत सेवा कर ली आपने हमारी। स्वाति भी जा चुकी है, आप भी जाएं। बेटा मैं इस हाल में छोड़कर कैसे जाऊं? वो उसका बाप जिंदा है अभी, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। इनका सामान बाहर करो प्लीज। चाहिए चाहिए प्लीज जल्दी। अब मनीषा और कामिनी के लिए कोई पाबंदी नहीं रही। वो गौतम के पैसे पानी की तरह बहाने लगी और अनिका के लिए घर नर्क से भी बदतर बन गया। घर का पूरा काम उसे करना पड़ता। नौकर भी उसकी ये हालत देख चौंक जाते। और जब खाने का वक्त आए तो जली हुई रोटियां मिलती खाने में। पर मनीषा यहाँ नहीं रुकी। अनिका उसकी बेटी कामिनी से मुकाबले में बहुत ज्यादा सुंदर थी और ये बात मनीषा को खाती रहती थी। इसी कुढ़न के चलते मनीषा ने एक ऐसी चाल चली जिसे सुनकर शैतान भी शर्मा जाए। अनिका को खाने के बाद गोलियां मिलने लगी, कभी लाल तो कभी पीली, कभी हरी तो कभी नीली। उसके लिए अलग से खाना बनने लगा, ज्यादा से ज्यादा तेल वाला। अनिका को खाना खाते ही पेट में दर्द उठता, पर अगर एक शब्द भी मुंह से निकला तो मार मार कर उसका गाल लाल कर दिया जाता।
पर एक दिन इन जहरीली गोलियों ने अपना जहरीला असर दिखाया। खाना खाते ही उसे उल्टियां होने लगी और सारा फर्श गंदा हो गया। मनीषा ये देखे उससे पहले नौकर साफ करने लगे, पर कामिनी ने ये देख लिया और मनीषा गुस्से में लाल होती हुई आई। पारस रुको, क्या किया ये? अरे मनोज लड़की, सारा घर गंदा कर दिया तूने मेरा। अब क्या इस महारानी के लिए होटल से खाना मंगवाना पड़ेगा? रुक जा, तुझे आज बताती हूँ। इस घटिया लड़की में से इतनी बदबू आ रही है ना कि तुझे मारने का भी मन नहीं कर रहा। मम्मा, इसे नहीं छू सकती, लेकिन इसकी डॉल को तो सजा दे सकते हैं ना? वाह कामिनी बेटा, तू तो सच में मेरा खून है। आज मैं सिर्फ देखूंगी। कामिनी, गो, जस्ट पनिश हर। अनिका ने कई रात अपनी डॉल को गले लगाकर निकाली थी। इसी डॉल को गले लगाकर वो रोती रहती थी। उसे लगा जैसे उसकी दोस्त को किसी ने छीन लिया हो। कामिनी, अगर तुमने मेरी डॉल को कुछ भी किया तो मैं पापा को तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। क्या कर दे? वैसे भी वो तेरे पापा हैं ही नहीं, वो मेरे पापा हैं, और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तेरी डॉल के साथ क्या हो रहा है। कामिनी ने एक कैंची ली और डॉल के टुकड़े कर दिए। अनिका का इकलौता फ्रेंड भी उसने छीन लिया। मम्मा, मम्मा, मुझे भी आपके साथ जाना है। मेरी बच्ची, अभी तुम्हें इसी दुनिया में रहकर अपना घर बसाना है। पापा का घर अच्छा नहीं है, मन करता है भाग जाऊं। नहीं बेटा, इधर आओ, बैठो इधर। अनिका, मेरी लाडो, तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। अभी तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना है मेरी बेटी को। घबराना नहीं है। जब सही समय आएगा तो बहुत सारे अच्छे और सच्चे लोग आएंगे, तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन तब तक आप अपने आप को संभालोगे ना? तो जरूरत पड़ने पर मम्मा फिर से आएगी अपनी बेटी के पास, लेकिन तब तक तुम अपना ख्याल रखो।
प्रॉमिस करो, पक्का प्रॉमिस? सुबह हो गई थी। अनिका की नींद खुली और उसने अपने आंसू पोंछते हुए कपड़ों को एक दूसरे से बांधकर एक नई डॉल बनाई। इन बीते 10 सालों में अनिका ने खुशियों का तहे दिल से इंतजार किया था और आज फाइनली वो बहुत खुश थी। उसकी शादी शहर की सबसे बड़ी बिजनेस फैमिली के इकलौते वारिस कुणाल डोगरा से होने वाली थी। कुणाल और उसके दादाजी की आंखें फूट गई हैं क्या, जो मेरी कामिनी के होते हुए इस मोटी के साथ जिंदगी की लड़ाई लड़ने चला है? यानी कुणाल ने इस भैंस बदसूरत में देख क्या लिया? इसे तो देख के हाथी भी अपना मुंह छुपा ले। दरअसल मनीषा ने जो दवाई और खाना अनिका को दिया था, उससे अनिका के हार्मोन्स बिगड़ गए थे और उसका वजन अचानक से बढ़ गया था। देखते ही देखते वो 120 किलो की हो गई और लोग उसका मजाक बनाने लगे। मनीषा को अनिका की खूबसूरती आंखों में चुभती थी और उसने अनिका को मोटा कर दिया। देख अनिका, शादी के दूसरे ही दिन अगर तेरा पति तुझे घर से निकाल देना तो भूल के भी इस घर में कदम मत रखना। देख क्या है ना, हमने तो इस मोटी को पूरी जिंदगी पाल लिया, अब हमारी जिम्मेदारी हो गई है खत्म। चलो तैयार हो जाओ। वैसे कितना भी तैयार हो ले, लगेगी तू ऐसी। ताने सुन अनिका की आंखों में आंसू आ गए, पर उसको कुणाल पर भरोसा था। सर ये है कुणाल डोगरा। शक्ल से गड़बड़ लगता है सर, इसके पूरे फैमिली का नाम खराब है, बहुत सारे केसेस में इन्वॉल्व है ये लोग। वही तो, एक्सटॉर्शन, धोखाधड़ी, अरे कितने सारे मर्डर सस्पेक्ट्स इनके लिए काम करते हैं। समझ में नहीं आता दया, इस अनिका की शादी कुणाल से हो क्यों रही है? कुणाल जैसा आदमी अनिका जैसे लड़की की जिंदगी तबाह करे, उससे पहले हमें रोकना चाहिए इसे। कुणाल अनिका की सारी प्रॉब्लम्स आज खत्म होने वाली थी। शादी खत्म हुई और अनिका को किसी ने एक पर्ची दी। उसमें लिखा था कि उसकी शादी का गिफ्ट ऊपर वाले कमरे में इंतजार कर रहा है। कुणाल, जिसने अभी उसके साथ शादी की थी, वो बेड पर बिना कपड़ों के पड़ा था और उसकी बाहों में एक लड़की थी। इतना बड़ा धोखा, आखिर क्यों? तभी वो लड़की अनिका की तरफ मुड़ी। वो और कोई नहीं, उसकी ही सौतेली बहन कामिनी थी। अनिका, इतना चौंकने की जरूरत नहीं है। अब तो तुम हमें ऐसे देखती ही रहोगी। पर क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों? पूरी दुनिया में तुम्हें सिर्फ मेरा ही पति मिला था। पति? अनिका, अनिका, कौन सी दुनिया में रह रही हो तुम?
दिमाग खराब तो नहीं हो गया है तुम्हारा? कुणाल तुमसे प्यार नहीं करता। इनफैक्ट कोई भी लड़का तुम्हें प्यार क्यों करेगा? तुमने अपनी शक्ल आईने में देखी है? नहीं आईना पर इस भारी शरीर के साथ ना कोई लड़का तुम्हें हाथ पे नहीं लगाना चाहेगा। एक मिनट मैं पूछ के बताती हूँ। कुणाल, तुम हाथ लगाओगे इसे? अनिका को ये सुन झटका लगा। शादी तय होने के बाद कुणाल को ही उसने जिंदगी माना था। उसने कुणाल की तरफ बड़ी उम्मीद से देखा, पर कुणाल बस हंस दिया और बोला, क्या मैं इसे हाथ लगाऊंगा? मैं अंधा होकर भी अगर सोचूंगा तब भी नहीं लगाऊंगा। कोई मुझे करोड़ों रुपया भी देना तब भी तुझे हाथ नहीं लगाऊंगा। अनिका को लगा जैसे वो जिंदा है पर सांस नहीं ले पा रही है। उसने रोते हुए पूछा, तो फिर शादी क्यों की? और तुम्हें क्या मिल जाएगा मुझे ऐसे जेल में कैद करके? हाँ, तुम्हें परेशान करने के लिए ना मुझे किसी रीजन की जरूरत नहीं है। बाय द वे अनिका, तुम्हारे पीठ पीछे मैंने कुणाल के साथ क्या क्या किया है ना, इसका तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तुम सुनोगी ना तो पागल ही हो जाओगी। और तुम्हें क्या लगा था कि शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का वारिस तुम्हारे गले में मंगलसूत्र डालेगा और तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी? जब तक मैं हूं ना तुम्हारी जिंदगी में, मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी, समझी तुम? सुनो अनिका, ऐसा है कि तुमको मैंने तस्वीर देखते ही रिजेक्ट कर दिया था। शादी करने का मेरा मन नहीं था। अब पहाड़ के नीचे दब के मरने से तो अच्छा था कि मैं आत्महत्या कर लेता, हैं? स्वर्ग सुधार लेता। तुम भी खुश, हम भी खुश। दादाजी, पता नहीं क्या देख लिया तुम में उन्होंने। जिद बांध बैठे, इससे शादी नहीं करेगा तो जायदाद नहीं दूंगा। अगर ये धमकी नहीं मिलती ना मुझे कि जायदाद से बेदखल कर दूंगा, मैं कसम से शादी नहीं करता। लेकिन सच में कमी नहीं। सुनो, तुम थोड़े ज्यादा कपड़े पहन के नीचे आ जाओ। दादाजी ने अगर तुमको ऐसे देख लिया ना, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अनिका, कैसा लगा मेरा शादी का तोहफा? शादी तुम्हारी और सुहाग रात मेरी। बाय द वे, ये प्लीज हुक लगा देना ना। अनिका प्लीज। नहीं, कोई बात, मैं कुणाल से करवा लूंगी। अनिका की बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी। उसके पेट में जोर से दर्द हुआ। वो वहीं पेट पकड़कर कुर्सी पर बैठ गई। तभी अचानक उसकी नानी अंदर आई। अनिका, अच्छा वो तू मुझे मिल गई बेटा। ये तेरी चिट्ठी, तेरी अमानत मैं कितने सालों से लेकर घूम रही हूँ। तो तू ये चिट्ठी ले और मुझे इस जिम्मेदारी से आजाद कर बेटा। क्या हुआ? तू ठीक है बेटा? इधर अनिका की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अरे अनिका अनिका अनिका, आराम से आराम से आराम से। ऐसी हालत में ज्यादा इधर उधर हिलना ठीक नहीं है। एक बात बताओ, मैं तो तुम्हारा फैमिली डॉक्टर था ना, मुझे तो बता देती। डॉक्टर की बात अनिका को समझ नहीं आई। क्या हुआ है मुझे डॉक्टर? क्या हुआ है तुम्हें? मजाक अच्छा कर लेती हो। वैसे शादी के साथ में ऐसी खुशखबरी बहुत कम लोगों को नसीब होती है। मैं समझी नहीं, पेट में दर्द होने से कैसी खुशखबरी? अनिका, तुम मां बनने वाली हो। यू आर प्रेग्नेंट। नहीं डॉक्टर, ये नहीं हो सकता है। आप क्या मजाक कर रहे हैं?
इट्स नॉट पॉसिबल। डॉक्टर आज तक जिंदगी मेरे साथ मजाक करती आई है, और अब आप भी। आप प्लीज मुझे कोई दवाई दे दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। लिसन टू मी, तुम प्रेग्नेंट हो और वो भी 4 महीने की। आई एम सर्टेन। ये सुन अनिका की रूह कांप गई, क्योंकि आज तक किसी लड़के ने उसे हाथ तक नहीं लगाया था। तो बिना किसी लड़के के करीब आए वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती थी? इट्स नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरे ऊपर किसी ने कोई जादू कर दिया है। ओके ओके, लिसन टू मी, डोंट गेट पैनिक। मैं समझता हूँ ऐसे में लड़कियां अक्सर डर जाती हैं। अच्छा मेरी बात सुनो। अगर तुम ये सुनोगी तो यू विल फील बेटर, यू डेफिनेटली फील बेटर। ये यहाँ लगाते हैं और आप सुनो। डॉक्टर नायक ने अनिका को शांत किया और उसे पेट में पल रहे बच्चे की धड़कन सुनाई। तभी किसी की आवाज आई, अनिका, तूने हमारे पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अनिका के पापा गौतम गुलेरिया और पति कुणाल डोगरा वहां पहुंच चुके थे। प्रेग्नेंट और भी 4 महीने की, किसके साथ और कहां मुंह काला किया तूने? पापा मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। स्वेर पापा, मैंने कुछ नहीं किया है। तेरा यकीन करो, तूने कुछ नहीं किया। तो जो तेरे पेट में 4 महीने का बच्चा है वो क्या जिन या भूत डाल के गया है? पापा मुझे नहीं पता। शादी के लिए मना क्यों नहीं किया? हाँ? मेरी मजबूरी थी, मेरे दादाजी ने मजबूर किया था शादी के लिए। तुम्हारी क्या मजबूरी थी? 4 महीने का बच्चा पेट पे लेके मेरे साथ फेरे लिए तूने। शेम ऑन यू। इस रूम में अगर किसी को शेम करना चाहिए ना तो वो तुम हो कुणाल। ठीक है, हटो यहाँ से। इतनी हिम्मत हो गई, तेरी जबान इतनी खुल गई। गौतम जी, मेरे पूरे खानदान की इज्जत दांव पे लगी इस लड़की की वजह से। तो अब जरा बताएं कि करना क्या है? करना क्या है? इसके पेट में जो नाजायज बच्चा है उसे मारना है, और क्या करना है? ये सुन अनिका बेहद डर गई थी। गौतम जी नहीं। पीछे, बीच में नहीं, इज्जत का सवाल है। पीछे। पापा नहीं। पापा, कुणाल छोड़ो मुझे। पापा। बैठ इधर बैठ। अनिका, डरना मत बेटा, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। आज से तुम मुक्त हो चुकी हो इस हैवान गौतम के बंधन से। इसके बारे में तो हमारे पास ऐसा राज है जिसकी वजह से तो ये बहुत उछल रहा था। चीफ की बात सुन गौतम का गला सूख गया। अनिका, तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिससे शायद तुम्हें सदमा पहुंच सकता है। तुम्हारी मां इस गौतम के बारे में ऐसा सच जानती थी कि अगर वो समाज के सामने ले आती तो ये किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता, और शायद उसी वजह से उसकी जान चली गई। तुम जो कोई भी हो, हमारे मामले में दखल मत दो। मेरे रहते मेरे बॉस के ऊपर कोई हाथ लगाए और उसके शरीर से उसका हाथ जुड़ा हुआ हो, ऐसा हो नहीं सकता। आइंदा ये गलती करेगा ना, ये हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में दे दूंगा, समझा? हाथ छोड़, हाथ छोड़, हाथ छोड़। चल वहां पे, आगे से चल। तुम लोग आके हो कौन? अरे क्यों आए हो? क्या चाहते हो? शायद ये पहचानता नहीं है हमें। वो अपने पापा गौतम की तरफ बढ़ी और उसकी गर्दन पर वो चाकू रखकर बोली, बस बहुत हो गया अब। या तो अब आप सच बताएंगे या फिर ये लोग। सर,
आपको जो कुछ भी मेरी माँ के बारे में पता है प्लीज मुझे बता दीजिए। सर, अनिका की माँ के मौत से पर्दा उठाइए ना। क्या होगा अनिका का अगला कदम जब उससे इस मर्डर की सच्चाई के बारे में पता चलेगा? एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अनिका के माँ ने उस खत में क्या लिखा था जिसकी वजह से अनिका की जिंदगी बदल गई। सर, शायद इस लेटर के जरिए हमें ये पता चल जाए कि कुणाल के दादाजी कुणाल की शादी अनिका को देखने के बाद भी कुणाल के साथ क्यों करवाना चाहते थे। कहीं इसके पीछे कोई चाल तो नहीं थी उनकी? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और सुनिए अनिका की राज भरी कहानी, एक लड़की को देखा तो।